आज की हमारी ये क्लास है। ये क्लास बेसिकली मेडिकल सोशल वर्क की है और टॉपिक हमारे सामने जो है अनुसंधान से है, यानी समाज कार्य शोध से ये सवाल हैं। और इससे पहले कि जो प्रश्न हैं वो बेसिकली अलग अलग जैसे अनुसंधान के टाइप से दिए गए हैं सवाल, वो भी हैं। और अनुसंधान की विशेषता क्या हो सकती है, अनुसंधान की अवधारणाएं क्या है, अनुसंधान की प्रक्रिया क्या है, अनुसंधान के स्टेप क्या हैं, वो सब प्रश्न इसके पहले हैं, इसके आगे के प्रश्न हैं। तो यहाँ मैं शुरुआत करूँगा आज का पहला प्रश्न। और इस पीडीएफ का अगर हम बात करें तो 179 नंबर का क्वेश्चन। प्रश्न कहता है कि वस्तुओं, घटनाओं या चीज़ों के गुणों को किसके द्वारा मापा जा सकता है। कोई वस्तु है, घटना है, चीज़ों के क्वालिटीज़ हैं, उसको किसके द्वारा माप सकते हो? क्या गुणात्मक माप से, या प्रदत्त से, या वेरिएबल से, या इनमें से कोई नहीं? गुणात्मक माप। ओके, यहाँ आपका जो कहना है वह है गुणात्मक माप। बेसिकली मैंने कल आप लोगों को दो वेरिएबल्स के बारे में बताया था। और जो वेरिएबल्स होते हैं वस्तुओं, घटनाओं और चीज़ों के क्वालिटीज़ को जब हम मापने की बात करते हैं, मैंने कहा कि किसी बालक बालिका की शैक्षिक घटनाओं के बारे में बात करिए तो बालक बालिका वेरिएबल है, ठीक है। शिक्षा भी एक वेरिएबल है। तो मैं बेसिकली वस्तु, घटना और चीज़ों के गुणों को चर के द्वारा माप सकता हूँ, वेरिएबल के द्वारा माप सकता हूँ। इसलिए इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन केवल आपका सी करेक्ट होगा। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 180। प्रायः अनुसंधान ऐसे हैं जिसमें बड़ी संख्या में चर होते हैं। एक सांख्यिकी तकनीक जिसका उपयोग इस प्रकार के अध्ययन में या स्थापित करने के लिए किया जाता है जहां चरों के समूहों की चेष्टा या प्रवृत्ति परस्पर संबंधित होने की होती है। दिसंबर 2006 का ये सवाल है। सोच समझ के जवाब बताइए कि सरल संबंध होंगे, सहसंबंध, बहुसहसंबंध, या कारक विश्लेषण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 180। बहुसहसंबंध। ओके, कारक विश्लेषण। कारक विश्लेषण सही जवाब कारक विश्लेषण होगा। बिल्कुल, यहाँ जो सही स्टेटमेंट आया है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कारक विश्लेषण अनुसंधान का एक ऐसा पार्ट है जिसमें बड़ी संख्या में वेरिएबल होता है। तो एक टेक्निक बेसिकली सांख्यिकी का उपयोग होता है। मैंने आप लोगों को कल एक सवाल भी जिक्र भी कर रहा था कि जहाँ आप लोगों के पास लगभग मान के लिए 140 करोड़ जनसंख्या है और इसमें से आप लोगों को वेरिएबल सैंपल निकालना है। तो जो सैंपल का पार्ट निकल रहा था वह भूमि का एक प्रकार का वेरिएबल कहलाता है। उसको हम लोग चर का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? चर का नाम देते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि कारक जो विश्लेषण है या सांख्यिकी तकनीकी का जिसका उपयोग इस प्रकार अध्ययन में स्थापित करने के लिए किया जाता है जहाँ चरों के समूहों की चेष्टा या प्रवृत्ति परस्पर संबंधी होने की भूमिका देखने को मिलती है। सही जवाब ऑप्शन नंबर अगेन आपका सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 181। जब हम एक सक्रिय स्वतंत्र चर का अध्ययन कर रहे होते हैं तो प्रतिभागियों का ऐसा समूह जिस पर हस्तक्षेप किया जा रहा है या वे उपचार के अधीन हैं के लिए निम्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर कौन सा पार्ट होगा? प्रयोगात्मक समूह होगा कि नियंत्रण समूह होगा कि दोनों होगा? दोनों होगा। दोनों होगा। यहाँ ध्यान से सुनिएगा, सही जवाब ऑप्शन ए करेक्ट होगा। प्रयोगात्मक समूह होता है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एक सक्रिय स्वतंत्र वेरिएबल का अध्ययन करता है। तो प्रतिभागियों का ऐसा समूह जिस पर हस्तक्षेप किया जा सकता है
हैं, मतलब उस पर इंटरवेंशन कर सकते हो, और या तो आप उस पर ट्रीटमेंट कर सकते हो। ऐसे शब्दों का प्रयोग केवल प्रयोगात्मक होगा, नियंत्रण समूह नहीं होगा। स्वतंत्र वेरिएबल, मैं कल की क्लास में भी बता चुका हूँ कि वह वेरिएबल नियंत्रण है में अक्रिय हो जिस जाएगा पर सर। जी नियंत्रण में अक्रिय हो जाएगा, अक्रिय समूह। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ अक्रिय और सक्रिय की बात नहीं, मेरी बात को एक बार ध्यान सुनिए। मैंने कल आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब बताया था तो वहाँ कहा था कि स्वतंत्र चर वो चर होता है जिस पर प्रयोगकर्ता का नियंत्रण होता है, जिस पर प्रयोगकर्ता का नियंत्रण होता है, जिसमें वह जैसा चाहे वैसा परिवर्तन कर सकता है। तो वही प्रक्रिया जहाँ सक्रिय स्वतंत्र का अध्ययन, स्वतंत्र वेरिएबल का अध्ययन कर रहे होते हैं, तो प्रतिभागियों का ऐसा समूह जिस पर हस्तक्षेप किया जा सके, तो हस्तक्षेप प्रयोगात्मक कर्ता करेगा, तो वह उपचार के अधीन, और इन शब्दों का प्रयोग केवल और केवल प्रयोगात्मक समूह करता है। नियंत्रण समूह यहाँ पर कोई भूमिका नहीं, तो प्रयोगकर्ता का नियंत्रण होता है, प्रयोगात्मक समूह की ऐसी कोई जिक्र, अब प्रयोगकर्ता ही प्रयोगात्मक समूह में शामिल है। यहाँ सही जवाब ऑप्शन केवल और केवल पहला ऑप्शन आपका करेक्ट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 182, निम्नलिखित में से किसको श्रेणीगत चर के रूप में सबसे अच्छा वर्णित किया जा सकता है, एक प्रकार से उसका उदाहरण मान सकते हो। तो उम्र सर, वार्षिक आय, धर्म, ओके, सबका अलग अलग यहाँ पर जो है स्टेटमेंट आ रहा है। बेसिकली जो जवाब होगा वो धर्म सही होगा। श्रेणीगत जो वेरिएबल का पार्ट है वो बेसिकली आपका धर्म को ही रिलेट कराएगा। हाँ, सही जवाब है आपका। यहाँ पे देखिए, वेरिएबल के रूप में सबसे अच्छा वर्णन, उम्र, आय वगैरह की जब बात हम लोग करते हैं, इस तरीके की जिक्र जब हम लोग करते हैं, तो हमें कहीं न कहीं उदाहरण के रूप में, या हम इसको ये कह लें कि आश्रित वेरिएबल के रूप में देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ जो श्रेणीगत वेरिएबल है, ये अध्ययन अभिकल्प के आधार पे दो वेरिएबल होते हैं। अध्ययन अभिकल्प के आधार पे दो वेरिएबल होते हैं, एक का नाम है श्रेणीगत वेरिएबल और दूसरे का क्या नाम है, निरंतर चर, दो नाम है, ठीक है। अब श्रेणीगत में जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इसमें तीन तरीके की भूमिका हमें देखने को मिलती है। एक होता है स्थिर, एक होता है द्विगोष्ठी और एक होता है बहुगोष्ठी। तीन टाइप के हमें देखने को मिलता है। कैटेगरीज वेरिएबल को नॉमिनल भी कहा जाता है। क्रम सूचक जैसे ऑर्डिनल स्केल जो होता है, उस पर हम इसको माप सकते हैं श्रेणीगत वेरिएबल को, है ना। तो जो स्थिर है उसको हम सतत कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सतत कहते हैं, जिसका केवल एक ही मान है। उदाहरण के लिए फूल और पेड़, तो फूल और पेड़ का उदाहरण सतत वेरिएबल। द्विगोष्ठी वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें प्रदत्तों की दो श्रेणियां आती हैं, जैसे कि नर और मादा, अमीर और गरीब। इस तरीके का उदाहरण द्विगोष्ठी में मिलता है। बहुगोष्ठी में वो बेसिकली जिसमें दो से अधिक श्रेणियां आ रही हैं, औसत से कम या औसत से अधिक की बात होती है, तो वो बेसिकली हमें देखने को इसके अंतर्गत मिलती है। अब बात आई निरंतर वेरिएबल। एक ऐसा निरंतर वेरिएबल एक ऐसा चर होता है जो कि कोई भी संभावित मान धारण कर सकता है। मनुष्य की लंबाई, भार, या आप ये कह लीजिए कि जनवरी 2017 की नेट परीक्षा में इस पर आधारित जो प्रश्न पूछे गए, वो जो प्रक्रिया है, वो भी पार्ट आपका निरंतर वेरिएबल का ही भूमिका निभाएगा। कुर्सियों की संख्या,
पुरुषों और महिलाओं एवं अच्छा एवं बुरा, इन सब की जो क्वालिटी या जो विशेषता है उसके आधार पे बात करते हैं, तब भी वो एक प्रकार से निरंतर वेरिएबल का पार्ट होता है। लेकिन श्रेणीगत वेरिएबल में धर्म यहाँ पर ऑप्शन में होगा। श्रेणी औसत जो था, ये श्रेणी लिखने की वजह से ऑप्शन सी गलत हो गया। श्रेणी लिखने की वजह से ऑप्शन सी गलत हो गया, वरना बहुगोष्ठी को रिलेट करता, और जो कि श्रेणीगत का ये पार्ट है। ठीक है, इसकी वजह से ये गलत हुआ है, श्रेणी औसत। ऑप्शन केवल आपका डी सही जाएगा यहाँ पे। प्रयोगात्मक अध्ययन किस पर आधारित होता है? चरों के कार्य साधन पर, कि वैचारिक प्राचल पर, अनुसंधान की पुनरावृत्ति पर, कि साहित्य के सर्वेक्षण पर? चरों के कार्य साधन। ओके, इसका सही जवाब अगर हम बात करते हैं चरों के कार्य साधन पर, ऑप्शन आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। एक कार्य साधन स्वतंत्र चर को क्या कहते हैं? एक कार्य साधन स्वतंत्र चर को क्या कहते हो? सक्रिय चर। बिल्कुल, सक्रिय वेरिएबल कहेंगे। गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस चर के अलावा नियंत्रण समूह और प्रयोगात्मक समूह पूर्ण रूप से समान होता है? नियंत्रण समूह और प्रयोगात्मक समूह पूर्ण रूप से समान होगा। बिल्कुल, वेरिएबल जो समान होगा, प्रयोगात्मक भी आएगा, नियंत्रण समूह भी, दोनों चीज़ों पे पूर्ण रूप से समान होता है। वो वेरिएबल जो होगा वो बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल का पार्ट होगा, है ना। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। परंतु जब हम वस्तु और घटनाओं और चीज़ों और गुणों के बारे में मापेंगे तो वह वेरिएबल होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिए। लेकिन जब सक्रिय स्वतंत्र का अध्ययन कर रहे होते हैं तो प्रतिभागियों का एक ऐसा समूह जिस पर हस्तक्षेप किया जा रहा हो या उपचार के अधीन आ रहा हो, तो ऐसे में इन शब्दों का जो प्रयोग होता है वो केवल प्रयोगात्मक होता है। प्रयोगात्मक समूह होता है, ना कि नियंत्रण समूह होता है। लेकिन नियंत्रण समूह और प्रयोगात्मक समूह पूर्ण रूप से जो समान होगा वो भूमिका स्वतंत्र वेरिएबल में होगा। ये बात सही होगी, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट जाएगा। व्यवहार जिसे एक प्रयोग के द्वारा मापा जा सकता है उसे किस चर के रूप में जाना जाता है, यह आप बताएंगे? नियंत्रित चर नहीं, आश्रित। हाँ, व्यवहार जिसे एक प्रयोग के दौरान, व्यवहार जो है एक प्रयोग के दौरान मापा जाता है, ठीक है, उस वेरिएबल को हम आश्रित करेंगे। और ये बात आप पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको आश्रित वेरिएबल के बारे में, है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में, जिसका अध्ययन और मापन किया जाता है। तो बताइए, अध्ययन और मापन किया जाता है और आश्रित चर जो होता है पूर्ण रूप से स्वतंत्र चर पर निर्भर होता है, तो इन पर प्रयोगकर्ता का कोई नियंत्रण तो होता ही नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 187, निम्नलिखित प्रकार का अनुदैर्य अनुसंधान कुछ व्यक्तियों का अध्ययन का विस्तारित अवधि के लिए करता है? प्रवृत्ति अध्ययन, पैनल अध्ययन, दोनों या इनमें से कोई नहीं? प्रवृत्ति। ओके, ओके, देखिए होता है ना, ये प्रवृत्ति के लिए होगा शायद। देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे दोनों होंगे, है ना, यहाँ पर दोनों होंगे और अध्ययन अभिकल्प का पाठ है ये। और इस प्रकार के अनुदैर्य अनुसंधान में कुछ व्यक्तियों का अध्ययन एक विस्तृत अवधि के लिए करता है, तो वह भूमिका पैनल में भी आएगा और प्रवृत्ति अध्ययन में भी आएगा, दोनों में आता है। आपने नाम सुना होगा क्रॉस सेक्शनल के बारे में भी नाम सुना होगा, जिसको आप अनुदैर्य का नाम देते हैं, है ना। एक आपने नाम सुना होगा अनुप्रस्थ का नाम, सुना है आप लोगों ने अनुप्रस्थ का नाम, अनुदैर्य का नाम? हाँ, क्या होते हैं जरा बताना चाहेंगे या मैं ही बताऊं आप लोगों को?
पहले आप बताइए फिर मैं बताता हूँ, अगर पता है। अनुदैर्ध्य तो शायद क्रॉसिंग में हो गया, और नहीं अनुप्रस्थ नहीं नहीं, एक स्ट्रेट लाइन में। गलत हो गया सर आपका। अनुक्रॉस जो होता है और जो क्रॉस सेक्शनल होता है वो बेसिकली पार अनुभागी होता है ना। और जो अनुदैर्घ्य होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है। देखिए, जो क्रॉस सेक्शनल होता है, इस अध्ययन में अनुसंधान के दौरान प्रदत्त केवल एक ही बार एकत्र कर सकते हो, एक ही बार एकत्र कर सकते हो, वो आपका क्रॉस सेक्शनल होगा, एक बार, ध्यान से सुनिएगा। और जब सैंपल इकाई से जानकारी एक से अधिक बार एकत्र किया जाए, जैसे एक संगठन का मानव संसाधन विकास कर्मचारी के वेतन में वृद्धि से पहले संतुष्टि के स्तर को आपको लेना है, और फिर वेतन वृद्धि के बाद भी संतुष्टि का स्तर लेना है। या आप ये कह लीजिए कि जब एक दवा का प्रभाव देखने के लिए किया गया प्रयोग हो, तो रोगी व्यक्ति की दवा खिलाने से पहले क्या स्थिति रही है, बाद में दवा खिलाने के बाद उसके स्वास्थ्य पर क्या स्थिति का प्रभाव पड़ा है। जब इस तरीके के तुलनात्मक विश्लेषण आप करते हैं ना, तो वो अनुदैर्घ्य कहलाता है। वो क्या कहलाता है? अनुदैर्घ्य कहलाता है। अब अनुदैर्घ्य कहा कि व्यक्तियों का अध्ययन विस्तारित अवधि के लिए करता है, तो प्रवृत्ति अध्ययन और पैनल अध्ययन, तो पहले वाली और बाद वाली दोनों चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। और निम्नलिखित में से एक श्रेणीगत चर का उदाहरण कौन सा है? श्रेणीगत चर का उदाहरण कौन सा है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 188। शिक्षक के बालों का रंग। शिक्षक द्वारा एक निबंध से दिया गया औसत समय। नहीं, देखिए श्रेणीगत चर आपसे अभी भी मैंने ये दूसरा सवाल आया है आपके सामने वेरिएबल के संबंध में है, ये दूसरा सवाल आया है और ये पूछा है श्रेणीगत। अभी आपने एक उदाहरण दिया था, अब पीछे एक क्वेश्चन था, आप लोगों ने उसका जवाब भी मुझे दिया था, धर्म, है ना। तो श्रेणीगत चर का उदाहरण शिक्षक के बालों का रंग पूछा गया, है ना। फूल के बारे में विशेषता बताइए, पेड़ की विशेषता बताइए, नर और मादा की श्रेणियों में विभक्त करके आप डेटा को ले रहे हैं, उनकी विशेषता बता रहे हैं। औसत, गरीब, अमीर, नर, मादा, इस तरीके की जब बात आप लोग कर रहे होते हो, तो मापन की इकाई होता है वो, और दो भागों में डिवाइड हुआ है, एक कैटेगरिकल लेवल पर है, एक कंटिन्यूअस वेरिएबल के आधार पर है। और सही जवाब ऑप्शन शिक्षक के बालों का रंग है। ये श्रेणीगत में है। शिक्षक द्वारा एक निबंध के लिए लिया गया औसत का समय गलत है। शिक्षक की उसकी कक्षा में कार्यालय की दूरी भी गलत है। सही जवाब केवल और केवल ऑप्शन ए आपका सही जाएगा। यह वे वेरिएबल हैं, यह वे चर हैं जिनका एक शोधकर्ता यह आकलन करने के लिए चयन करता है। आप आकलन करने के लिए चयन कर रहे हो ताकि उनको दूसरे चर और चरों पर क्या प्रभाव रहता है ये जान सको, तो उसके लिए आश्रित है, स्वतंत्र है और बाह्य है। स्वतंत्र। बिल्कुल, यहाँ स्वतंत्र होगा, आश्रित कैसे होगा? शोधकर्ता मैंने यहाँ पे इसलिए 2 बार बोला है ना, शोधकर्ता ही समझ जाना चाहिए था। तो बेसिकली ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, स्वतंत्र चर। अच्छा सवाल था, इजी था। 190, एक स्थिति या विशेषता के बारे में ध्यान दीजिएगा। विशेषता है, स्थिति है, जिसके विभिन्न मूल्य और श्रेणियों हो सकती हैं, उसे क्या कहा सकते हो? स्थिर, चर, कारण एवं प्रभाव और वर्णनात्मक, क्या बोल सकते हो? बिल्कुल स्थिर। नो, वेरिएबल बोल सकते हो। बी, आप बी बोलोगे। मैंने कहा स्थिति विशेषता का जिसमें विभिन्न मूल्य और श्रेणियों का हो सकती है, वो वेरिएबल हो सकती है।
और निम्नलिखित में से मात्रात्मक चर का उदाहरण कौन सा है? मात्रात्मक चर का देखिए, मैंने कल पढ़ाया था मात्रात्मक और गुणात्मक चर दो। बताइए मात्रात्मक चर क्या हो सकता है उदाहरण? ए और बी दोनों है सर। ए और बी दोनों हैं। ओके, सही जवाब आपने दिया है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को, और ये करेक्ट है। ये भी धर्म आपका कट गया था, क्योंकि धर्म मैंने अभी भी बता चुका हूँ आप लोगों से, श्रेणीगत है। प्रश्न मात्रात्मक था, तो सही जवाब आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर? डी। 192 अनुसंधान में किसका मूल्य परिवर्तित नहीं होता? उसे क्या कहा जा सकता है जिसका मूल्य परिवर्तित नहीं होगा रिसर्च में? बिल्कुल स्थिर होता है वो स्थिर होता है। 193 निम्नलिखित में से कारक विश्लेषण का उपयोग किस लिए किया जाता है? कारक विश्लेषण का उपयोग किस लिए करते हो आप लोग? दो चरों के बीच का अंतर जानने के लिए और कई चरों के बीच का अंतर जानने के लिए हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। दो या दो से अधिक कहते तो भी ठीक था, लेकिन दो और यहाँ पे 4 ऑप्शन, कई वेरिएबल, दोनों मतलब एक ही है, लेकिन यहाँ पे प्राथमिकता आप डी को दोगे। मैंने कहा एक बालक बालिका का शैक्षिक स्तर जानना है, तो एक बालक वेरिएबल हो गया, एक बालिका हो गया। क्या शिक्षा वेरिएबल नहीं है? शिक्षा भी तो वेरिएबल है, तो 3 हो गए। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर नहीं है दो, अब कई नहीं लिखा होता ऑप्शन में तो सी जाता, फिर सी जाता, लेकिन यहाँ पे कारक विश्लेषण का उपयोग बेसिकली कई वेरिएबल के बीच में जानने की बात करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 194 चर जो दूसरे चरों में परिवर्तित या परिवर्तन का कारण बनता है। बड़ा अच्छा सवाल है। स्वतंत्र भाई, चर जो दूसरे चरों में परिवर्तन का कारण बनता है वो तो स्वतंत्र चर होगा, है ना? कैसे ध्यान दे रहे हो, अच्छे से भी करो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 195 निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा स्वतंत्र चर है जिसके साथ शोध अध्ययन में हेरफेर नहीं हो सकता, मतलब बदलाव नहीं हो सकता है? बी सर, जातीयता। सी लिंग क्यों? बी बी सर होगा बुद्धिमत्ता और अन्य लक्षण सी। अच्छा ये बताइए, एक मिनट, लिंग में आप बताइएगा, फेर बदल हो सकता है लिंग में, जेंडर में? नहीं हो सकता। क्यों भाई? मेल फीमेल मेल नहीं हो रहे हैं? क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। हाँ होता है सर। तब जातीयता हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हो सकती है। बुद्धिमत्ता हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बुद्धिमत्ता में बदलाव क्यों नहीं हो सकता भाई? ज्ञान हो जाएगा तो वृद्धि नहीं होगा, अर्जित नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी। बुद्धिमत्ता तो सर आईक्यू लेवल होगा ना उसका? बिल्कुल आईक्यू लेवल तो अरे सर जी, यहाँ पे प्रश्न कहा कि भाई अन्य लक्षण, और अन्य लक्षण भी रिप्रेजेंट है। चलो अगर आप बुद्धिमत्ता को मैं बताता हूँ किस तरीके से। आपकी जो बुद्धि है वो धीरे धीरे आप ज्ञान के माध्यम से जो चीज़ें अर्जित करते हैं उससे हमारे ज्ञान में वृद्धि हो जाती है। तो हमारा जो पहले ज्ञान था और अब के ज्ञान में वृद्धि होना बदलाव ही तो कहलाता है एक प्रकार से। बुद्धिमत्ता ऐसे थोड़ी है कि जो आपका 10 साल की एज की उम्र थी वही है, यहाँ पे फिर आगे भी तो बढ़ सकती है। बुद्धिमत्ता करने का भाव यही था, और ये प्रश्न था कि किस में बदलाव नहीं हो सकता, तो बदलाव तो सब में हो सकते हैं, बदलाव तो सब में हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे सही जवाब। बुद्धिमत्ता में भी बदलाव होगा, है ना? सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही है। किसी प्रयोगात्मक अभिकल्प में आश्रित चर किसे कहते हैं? प्रयोगात्मक डिज़ाइन दिया गया है और उसमें बताइए आश्रित चर किसे कहेंगे आप? इसमें कोई भी
ए और बी दोनों। जिसमें कोई भी परिवर्तन किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। आश्रित चर है ना, आश्रित चर मतलब क्या होता है? जिसका अध्ययन या मापन किया जा सकता है और जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। आश्रित चर पूर्ण रूप से स्वतंत्र चर पर निर्भर भी है, प्रयोगकर्ता के द्वारा वो क्या नाम है, उस पर कोई नियंत्रण भी नहीं होता है। तो जिसमें कोई परिवर्तन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बात ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सी आपका सही है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स के परिपेक्ष में सवाल है। यह वह चर है जिसका मूल्य दूसरे चर से प्रभावित होता है। दूसरे वेरिएबल से क्या हो रहा है, वैल्यूज जो है प्रभावित हो रहा है। कौन सा चर है वो? आश्रित है, आश्रित है, आश्रित है, बिल्कुल। भाई अगर आप अध्ययन मापन करोगे तो क्यों नहीं बदलाव होगा, उसके मूल्य में परिवर्तन आ जाएगा ना। फिर तो ये तो वही केवल है, स्वतंत्र में थोड़ी है, उसमें केवल प्रयोगकर्ता का जो होता है उसका नियंत्रण होता है ना। यहाँ हम बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। समूह केंद्रित, बहुत अच्छा सवाल, IMP के रूप में रखिएगा। समूह केंद्रित गहन साक्षात्कार, घटनाजन, कथनात्मक अनुसंधान आदि अनुसंधान की वर्गीकरण किस आधार के अंतर्गत आता है? तर्क होगा, परिणाम आएगा, गुणात्मक या उद्देश्य? उद्देश्य परिणाम कह रहे हैं। कोई भी बच्चा गुणात्मक वेरिएबल तक नहीं गया है। सर बोला गुणात्मक। अच्छा, गुणात्मक बोला है आपने, तो यहाँ सर गुणात्मक वेरिएबल होगा। गुणात्मक जो प्रक्रिया है या अनुसंधान का वर्गीकरण है, उसका भी एक प्रकार से पार्ट हम लोग देख सकते हैं। मैंने शायद, मुझे याद है, मैं आप लोगों को जब पढ़ा रहा था तो उसमें रिसर्च की जब मैं टाइप पढ़ा रहा था कि एक मात्रात्मक रिसर्च होता है, एक गुणात्मक रिसर्च होता है, तो मैंने गुणात्मक के अंतर्गत फोकस ग्रुप रिसर्च के बारे में बात किया था, प्रत्यक्ष अवलोकन के बारे में बात किया था, इन डेप्थ इंटरव्यू के बारे में बात किया था, नरेटिव रिसर्च के बारे में बात की, जिसको कथनात्मक अनुसंधान बोलते हैं, है ना जी। फिर मैंने अनुभव या घटनाजन्य की बात किया, निर्जाति की बात किया था, व्यक्तिगत अध्ययन अनुसंधान की बात किया था। ये सब उसी का वर्गीकरण है और सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका गुणात्मक होगा। प्रदत्त आधारित सिद्धांत भी इसी पर बेसिक है, ठीक है। तो मैंने दो बताया था, एक मात्रात्मक, एक गुणात्मक, और तीसरा मैंने बताया था मिश्रित, है ना। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही होगा। 199 निम्नलिखित में से ऐसे कौन से चर हैं जो शोधकर्ता सृजित किए जाते हैं और आम तौर पर प्रयोगात्मक अध्ययन में होते हैं? बताइए, बड़ा अच्छा सवाल। कार्य साधन बता रहे हैं आप, बिल्कुल। कार्य साधन वेरिएबल होता है, हाँ। शोधकर्ता सृजन किए जाते हैं जो आमतौर पे प्रयोगकर्ता या प्रयोगात्मक अध्ययन में यूज होता है, वो कार्य साधन वेरिएबल होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट होगा। बी ऑप्शन आपका सत्य जाएगा। एक परीक्षण यह जानने के लिए किया जाता है कि सोने के अभाव का स्मृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस प्रयोग में आश्रित चर बताना है आपको। अब ध्यान दीजिएगा, सोने के अभाव का स्मृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन सी, स्मृति स्कोर। देखिए, जितने घंटे विद्यार्थी नींद के बिना रहता है, इसका कोई मतलब, एक परीक्षण में यह जानने के लिए किया गया कि सोने के अभाव का स्मृति का क्या प्रभाव पड़ता, स्कोर पड़ेगा, ये जाना जाएगा। विद्यार्थी के नींद के बिना रहता है, ये हमें नहीं पता चलेगा। प्रयोगात्मक समूह में जितने विद्यार्थी बिना नींद के रहे हैं, ये भी नहीं। नींद के घंटों और थकान के बीच का संबंध भी नहीं। स्मृति स्कोर हम परीक्षण कर रहे हैं ना, तो इस प्रयोग में आश्रित चर यही है, स्मृति स्कोर। मैंने एक चीज़ बताया था, अंक वगैरह को लेकर, नंबर वगैरह को लेकर बात किया था, है ना। मात्रात्मक में जहाँ संख्या रिप्रेजेंट होती है, मात्रात्मक में संख्या वगैरह को लेकर, और वही सवाल है ये, और सही जवाब आ जाएगा आपका स्मृति स्कोर बेसिकली
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। एक शोधकर्ता द्वारा किसी प्रयोग में उपयोग किए जाने वाले चरों को क्या होता है, क्या कहा जाएगा? मतलब शोधकर्ता द्वारा, अच्छा इरफान सवाल आ गया, यहाँ से देख लीजिए। शोधकर्ता आ गया ना, बिल्कुल बिल्कुल, बी आपका सही हो जाएगा। 2002। निम्नलिखित में से कौन सा चर आश्रित चर के लिए एक उपयुक्त समानार्थक नहीं हो सकता, नहीं होगा, ये बताना है। परिणाम प्रायोगिक वेरिएबल नहीं होगा, प्रायोगिक वेरिएबल नहीं होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। आश्रित चर के लिए आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि प्रतिक्रिया हो सकती है, परिणाम भी हो सकता है, प्रभावित भी कर सकता है, प्रायोगिक चर नहीं होगा यहाँ पे ना। जैसे मैंने कहा कि इस प्रयोग में विटामिन ए की मात्रा स्वतंत्र है। अब किसकी कितनी मात्रा का प्रयोग किया गया है या किसकी वैज्ञानिक विधि द्वारा नियंत्रित किया गया है, ये यूज़ बेसिकली हम देखने को हमें मिलता है। तो इस प्रयोग में जीवन अवधि पर हम आश्रित चर अथवा स्वतंत्र चर का द्वारा जो है प्रभावित चर के रूप में हम इसको जानते हैं। तो आश्रित चर के लिए एक उपयुक्त समानार्थी नहीं है, वो प्रायोगिक नहीं है, क्योंकि प्रयोग तो बेसिकली प्रयोगकर्ता का नियंत्रण वगैरह तो हम स्वतंत्र में देखते हैं, और ये प्रतिक्रिया हो गया, परिणाम हो गया, प्रभावित हो गया, तो ये सारी चीज़ें हम आश्रित में देखते हैं। ऑप्शन आपका डी होगा, डी यहाँ पे सही होगा। 203। निम्नलिखित में से परिमाणात्मक चर का एक मुख्य उदाहरण कौन सा है? परिमाणात्मक चर है, किसी कार्य को पूरा करने के लिए लिया गया समय। तो परिमाण है ना, परिमाण है, तो जन्म की तारीख नहीं, उच्च शैक्षिक योग्यता भी नहीं होगा, डाक संबंधी कोड भी नहीं होगा। किसी कार्य को पूरा करने के लिए लिया गया जो समय होता है वो परिमाणात्मक वेरिएबल का मुख्य उदाहरण माना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। हम इसे मनोरंजनात्मक भी कह सकते हैं, ये भी ऑप्शन में आता है, ये भी बेसिकली परिमाणात्मक वेरिएबल का ही पार्ट माना जाएगा। सैंपलिंग से सवाल देखिए। निम्नलिखित में से किस परिमाणात्मक रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है? सामाजिक आर्थिक स्थिति को, वैवाहिक को, संख्यात्मक को, या व्यावसायिक दृष्टिकोण? ऑप्शन डी, व्यावसायिक दृष्टिकोण, वैवाहिक स्थिति। डी 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 फॉर डेनमार्क। हाँ, व्यवसायी जो मनोवृत्ति है वो बेसिकली परिमाणात्मक रूप में नहीं हो सकता है ना, और बाकी प्रक्रियाएं हो सकती हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही जाएगा। किसी सर्वेक्षण के लिए जनसंख्या में या जनसंख्या के उप समुच्चय की चयन की प्रक्रिया को क्या कहोगे? उप समुच्चय, न्यायाधीश। आप बता रहे हैं, सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर डी। शोधकर्ता अंततः निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अनुसंधान के प्रश्न या प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता है? जनसंख्या, लक्षित जो जनसंख्या है उस पर आप उनका उत्तर जानेंगे ना। न्यायाधीश में थोड़ी ना पता है हमें कितनी संख्याएं हैं, पर सब पे थोड़ी रिसर्च करते हो। लक्ष्य वाली जनसंख्या है ना, समिष्ट पे, ये समिष्ट लिखा हुआ है, लक्षित जनसंख्या। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर। किस न्यायादर्श के आधार पर सामान्यीकृत निष्कर्षों का तकनीक रूप से क्या कहेंगे? एक मिनट, और भी ऑप्शन है ना, दिखाई दे रहा है। एक सांख्यिकीय अनुमान है, सांख्यिकीय अनुमान और सभी उपरोक्त सभी एक मिनट,
ऑप्शन जो सी है, ऑप्शन जो सी है, एक मिनट, ये आ नहीं रहा है, स्क्रीन आपको ब्लर दिखाई दे रहा है? ब्लर जी सर। ओके ओके, थोड़ा सा देखिए, सामान्यीकृत निष्कर्ष की तकनीकी के रूप में कहा जाता है। मैंने कल पढ़ाया भी था आप लोगों को, है ना, कि सम्मिश्र के बारे में जो भी आंकड़ा या सांख्यिकी पहले से ही उपलब्ध होता है या फिर जिसकी हम उपकल्पना करते हैं तो हम उसे प्रांचल या पॉपुलेशन, है ना, पैरामीटर कहते हैं। जो सांख्यिकी के आंकड़ा हम न्यायादर्श के बारे में प्राप्त करते हैं तो उसको न्यायादर्श सांख्यिकी कहते हैं। तो बेसिकली सामान्यीकृत निष्कर्ष की तकनीकी को सांख्यिकी ही कहेंगे। ऑप्शन नंबर आपका सही होगा, सी वाला, सांख्यिकी ही सही जाएगा ऑप्शन। एक अन्वेषक यानी शोधकर्ता विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में नेत्रहीन बच्चों की आकांक्षाओं का व्यावसायिक अध्ययन करना चाहता है तो उसको निम्नलिखित किस प्रकार के न्यायादर्श का चयन करना चाहिए? बड़ा अच्छा सवाल है। सुविधाजनक न्यायादर्श सर। अरे भाई, 7 शब्दों में यहाँ पे कह दिया भौगोलिक क्षेत्र, तो उद्देश्य और एक भौगोलिक क्षेत्र है और उस भौगोलिक क्षेत्र में इसने क्या किया कि कई लोग रहते हैं। एक नेत्रहीन लोग रहते हैं, एक अगर हम बात करते हैं तो मान लीजिए मुख बधिर लोग रहते हैं, एक मान लीजिए मंद बुद्धि के रहते हैं। अब हमने भौगोलिक क्षेत्र लिया, ये नेत्रहीन वाला, इन बच्चों का आकांक्षाओं का व्यावसायिक अध्ययन करना चाहा तो इस न्यायादर्श को स्तरीकृत कहते हैं। क्या कहते हैं? स्तरीकृत कहते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो जाएगा वो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये अगर मान लीजिए हॉस्पिटल का था, एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक, मैंने 3 डॉक्टरों पर अध्ययन किया तो वह पार्ट भी इसी का अंतर्गत आ जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से न्यायादर्श जिनमें प्रत्येक व्यक्ति को चयनित किए जाने का समान अवसर प्राप्त होता है? समान अवसर सबको मिल रहा है, क्या होगा? बिल्कुल, जहाँ लोगों के बराबर बराबर चुने जाने की संभावनाएं बन रही हैं उसे संभाव्य कहते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन आपका ए। 1010। किस प्रकार के न्यायादर्श में कुछ लोगों के चयन की संभावना दूसरों से अधिक होती है? कोटा थोड़ी ना होगा, नहीं कोटा नहीं होगा, कोटा नहीं होगा, गैर संभाव्य न्यायादर्श होगा। हाँ भाई, मैंने कहा कुछ लोगों का चयन की संभावना दूसरों से अधिक होती है। अब अधिक होने का मतलब हो सकता है उस व्यक्ति की कोई क्वालिटी है, कोई विशेषता के आधार पर मैंने चुन लिया उसे, है ना। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यदि कोई अनुसंधान समस्या के विजातीय जनसंख्या से संबंधित है, आपने कल पढ़ा था एक समजाति और एक विषम जाति, है ना, तो विजातीय जनसंख्या से संबंधित है तो उसके लिए उपयुक्त विधि कौन सी हो सकती है? बताइए। क्लस्टर, स्तरीकृत, सुविधा और लॉटरी विधि। स्तरीकृत, बिल्कुल बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 212 सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी विधि जो है प्रतिनिधि न्यायादर्श अनिवार्य है? प्रतिनिधि न्यायादर्श अनिवार्य कौन सी विधि है? सर्वेक्षण, सर्वेक्षण, सही जवाब सर्वेक्षण है। सही जवाब सर्वेक्षण विधि है और यह प्रतिनिधि न्यायादर्श को अनिवार्य के रूप में जाना जाता है। मतलब
कहने का मतलब ये कि सर्वे के माध्यम से हम इंडिकेट करते हैं जनसंख्या पे सर्वे करना है या शिक्षा पे सर्वे करना है, तो प्रतिनिधि न्यायदर्श होता है, और ऐसे में ये सर्वेक्षण न्यायदर्श या विधि लगती है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायदर्श जो है गैर संभाव्य न्यायदर्श के अंतर्गत आता है? अब आपको टाइप पता होना चाहिए। कोटा न्यायदर्श। ओके, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही, कोटा न्यायदर्श। बाकी तो मैंने लिखवाया था ना कि इन लोगों का जो है प्रोबेबिलिटी मैप है। जब सांख्यिकीय माप संपूर्ण जनसंख्या पर आधारित होता है, बात ठीक कह रहा भाई, तो उसे प्राचल कहा जाता है। लेकिन जब माप न्यायदर्श पर आधारित होता है तब उसे क्या कहोगे आप? न्यायदर्श प्राचल। आंकड़ा बोलोगे ना, उसे आंकड़े कहो। हाँ, आंकड़ी बोलेंगे। देखिए, अब संपूर्ण जनसंख्या पर आधारित है तो प्राचल है, और जब माप न्यायदर्श पर आधारित है, मतलब कोई माप है और सैंपल पर आधारित है। अब सैंपल किस पर आधारित होता है? आंकड़े पर। तो आंकड़ा हमें 10 लोगों पर, मान लीजिए ये प्राचल है, संपूर्ण जनसंख्या 100 है, प्राचल 100 है, अब सैंपल करना है तो ये 10 लोगों पे काम करोगे तो 10 लोगों को ही सैंपल कहेंगे, और यह आंकड़ा होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। जब कोई शोधकर्ता की पूर्ण जनसंख्या में से 100 संभाव्य न्यायदर्श का चयन करना है, पूरी जनसंख्या है 100 और 100 में से न्यायदर्श का चयन करना है, 10 का चयन कर लिया, तो बताइए इनमें से कौन सा न्यायदर्श कहलाएगा? ये 10 लोग क्या कहलाएंगे, कौन सा न्यायदर्श आएंगे? सिंपल रैंडम सैंपलिंग। हाँ, सरल। हमने सिंपल सी बात है भाई, हमने 100 लोगों की जनसंख्या थी, इनमें से 10 लोगों को निकाल लिया, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है। एक शोधकर्ता विद्यालय के छात्रों को लिंग के आधार पर बांटता है ना। तत्पश्चात यादृच्छिक अंक तालिका रैंडम डिजिट टेबल का उपयोग करके वह प्रत्येक समूह में या प्रत्येक समूह से न्यायदर्श का चयन करना चाहता है। मतलब कई समूह हैं उसके पास, तो बताइए, मैंने कहा कि विद्यालय में गया लिंग के आधार पे, मतलब छात्र और छात्रा, लिंग के आधार पे कर लिया है ना। अब इसके बाद उसने अंक तालिका का उपयोग करते हुए चुनाव किया। अंक तालिका मतलब सबसे नंबर हो सकता है बढ़िया कौन लाया है, रैंक वगैरह हो सकता है, उसके आधार पे। तो इस तरीके की जब डिवाइड कर रहा है तो वो बेसिकली स्तरीकृत यादृच्छिक न्यायदर्श है। किसी अनुसंधान की सटीकता को सुनिश्चित करने के लिए न्यायदर्श कैसा हो सकता है? सटीकता अगर सुनिश्चित करना है आपको तो बताइए क्या हो सकता है? जनसंख्या का प्रतिनिधि करने वाला। हाँ, जनसंख्या का प्रतिनिधि करने वाला होना चाहिए। तो किसी अनुसंधान की सटीकता को सुनिश्चित करने के लिए न्यायदर्श जो होता है वो जनसंख्या का प्रतिनिधि करने वाला होना चाहिए, और ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही है। अनुसंधानकर्ता यानी आप न्यायदर्श का आकार कम रख सकते हैं यदि जनसंख्या विजातीय हो, अप्राप्य हो, सजातीय हो या सही हो। सजातीय हो, नहीं सी। न्यायदर्श का आकार कम रखना है ना। अप्राप्य होगी तभी तो रखेंगे ना। अप्राप्य मतलब वो तो प्राप्त ही नहीं होगा। सजातीय का मतलब क्या है? देखिए, मैंने कहा जब आपको कभी बच्चों के आधार पे चुना जाए, लिंग के आधार पे, जैसे अभी ऊपर सवाल देखा आपने स्तरीकृत में, ठीक है, कि छात्र के आधार पे ये छात्र है, छात्रा है, इसके आधार पे चुनाव कर लिया आपने।
रैंक के आधार पर चुनाव कर लिया, वो एक प्रकार के विजातीय पाठ बन जाता है। जब आपने उसके गुणों के आधार पर चुन रहे हैं, उसका गुण कैसा है, उसकी क्वालिटीज़ कैसी है, उसकी विशेषता क्या है, ठीक ठाक है, इस तरीके से आप चुनाव कर रहे हैं, तो सजातीय पाठ है। तो अनुसंधानकर्ता न्यायादर्श का आकार कम रख सकते हैं, केवल विशेषता में। कौन डिस्क्रिप्टिव करने जाएगा, कौन उसके गुण को इतना डिस्क्राइब करने जाएगा। तो ऐसे में रिसर्चर क्या करता है, वो सजातीयता को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट होगा। आपके अगर मैंने आपकी क्वालिटी को देखा, आपके गुण को देख लिया, अच्छा है, आपकी विशेषता को देखकर मैंने आपको चुनाव कर लिया, हो गया ये सजाती हो गया। तो ये सजाती का पार्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। यदि जनसंख्या सीमित है मतलब 85 है मान लो, तो निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी का उपयोग करोगे आप। सीमित है जनसंख्या, व्यवस्थित न्यायाधीश तकनीक, बिल्कुल व्यवस्थित सिस्टमैटिक सैंपलिंग टेक्निक होता है। सीमित है तो क्रमबद्धता का मतलब क्या है? सिस्टमैटिक सैंपलिंग टेक्निक होता है सभी। सिस्टमैटिक का मतलब क्रमबद्धता। अब कम है तो हम क्रमबद्धता से रख सकते हैं, अल्फ़ाबेट नंबर का यूज़ कर सकते हैं, अंक का यूज़ कर सकते हैं। सो उद्देश्यपूर्ण होता है, पर्पसफुल होता है ये। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे शोधकर्ता कोई विशेष समूह का अध्ययन अच्छे से कर रहा, या कोई शोधकर्ता किसी इकाई का अच्छे से नियंत्रित कर रहा है, या न्यायाधीश समूहों की तुलना में भली भांति कर रहा है। मतलब शोध कार्य न्यायाधीश को प्रतिनिधित्व नहीं चाहता है, उन्हें अपने विशेष उद्देश्य के लिए विशेष उद्देश्य न्यायाधीश चाहिए। तो कोई विशेष उद्देश्य की बात हो रही होती है, कोई स्पेसिफिक उद्देश्य की बात होती है। अब कोई जैसे मैंने कहा भूकंप आया है, तो मैंने विशिष्ट एरिया में चुनाव किया, मैंने वैसी एरिया में चुनाव किया जहाँ पर भूकंप आया हुआ था, वो पार्ट बनता है। उसको सो उद्देश्य कहते हैं, पर्पस कहते हैं उसको, कोई उद्देश्य से। आगे बात करते हैं अस्तवक न्यायाधीश, इसको क्लस्टर कहते हैं, गुच्छ, इसको गुच्छ भी कहा जाता है, का उपयोग तब किया जाता है जब, बताइए। समिष्ट यत्र तत्र घटित हो या न्यायाधीश का आकार बड़ा होना चाहिए ये, और उसके बाद लंबे सर्वेक्षण की आवश्यकता हो। ऑप्शन आपका ए और सी होगा, यहाँ पर डी करेक्ट होगा। समिष्ट तो होता ही नहीं, समिष्ट तो हेट्रोजेनियस होता है विजाति, वो मैंने कल बताया भी था, वो पॉपुलेशन पे काम कर रहा होता है, इसमें भूमिका होगी ही नहीं क्लस्टर में। एक शोधकर्ता अपनी समिष्ट, मतलब ये 100 लोग हैं, समिष्ट यही है 100 लोग, कुछ समूहों में विभाजित कर दिया। चलो 100 लोग हैं, कोई समूह बना दिया होगा भाई, हो सकता है 10-10 का समूह बनाया होगा, 10 लोगों का, है ना, ठीक है। और प्रत्येक समूह में न्यायाधीश की संख्या निश्चित कर दिया, तो इस प्रकार का न्यायाधीश बताइए क्या होगा। इस तरीके कोटा, फिर कोटा, कोटा, कोटा यहाँ पे सही है। प्रत्येक समूह में, अब मैंने आपसे कहा कल ही, आप लोगों से बता रहा था कोटा, कल बताया था नहीं बताया था कोटा भाई, शोधकर्ता कई वर्गों में निश्चित संख्या में, हाँ, तो इसमें सुविधा का ध्यान दिया जाता है, जबकि प्रतिदर्श का चयन किया जाता है, तो वो प्रक्रिया कोटा सैंपलिंग का पार्ट होता है ना। तो सही जवाब बेसिकली कोटा यहाँ पर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अभी जैसे एलियोपैथिक होम्योपैथिक की बात कर रहा था मैं, क्लस्टर वाले में वही भूमिका यहाँ पे भी होता है, लेकिन इसमें भेदभाव होता है ना, बस इतना अंतर होता है, उसमें नहीं होता, इसमें भेदभाव होता है। निम्नलिखित में से कौन सा असंभाव्य न्यायाधीश है, मतलब नॉन प्रोबेबिलिटी।
ए और सी, सो देश भी हो जाएगा। होगा नहीं। ए और सी, बिल्कुल। यहाँ ऑप्शन जो जाएगा आपका फिर वो डी चला जाएगा, है ना। बात कर, यदि शोधकर्ता किन्हीं 5 स्कूलों का चयन कर लिया, 5 विद्यालय का चयन कर लिया, है ना, और फिर उन 5 स्कूलों में प्रत्येक शिक्षक को इंटरव्यू लेता है, तो वह इसके लिए कौन सा न्यायादर्श का उपयोग होगा? सरल, यादृच्छिक, क्लस्टर, उपस्थित, कोई नहीं। गुच्छ। सरल होगा। क्लस्टर होगा। क्लस्टर होगा सर। क्लस्टर कहता है ना आपसे कि अगर न्यायाधीश का क्षेत्र बहुत अधिक है ना, बहुत अधिक है, जिसको प्रशासनिक निगरानी व्यय की दृष्टि से अधिक अनुपयोगी हो, तो समूह न्यायाधीश बहुत उपयोगी होता है ना। राष्ट्रीय स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर 10वीं क्लास के छात्रों का सर्वेक्षण करना, हम सबसे पहले कुछ राज्यों का चयन कर लेते हैं, या कुछ ब्लॉक का या गांव का चयन कर लेते हैं, विद्यालय महाविद्यालय का चयन कर लेते हैं, क्लासेस की बात करते हैं उसका चयन कर लेते हैं, तो वही प्रक्रिया क्लस्टर कराती, गुच्छ कराती। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इस प्रश्न का। ठीक है, उसके बाद कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है उन आंकड़ों के लिए जो सबसे उचित रूप से प्रयोग भी किया जाता है, जिनको मूल रूप से एक भिन्न व्यक्ति द्वारा किसी भिन्न उद्देश्य के लिए एकत्रित किया जाता है। अच्छा सवाल है। प्रायोगिक डाटा। सी सर। माध्यमिक डेटा होगा ये, माध्यमिक डेटा होगा। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रदत्त समग्र की विधि नहीं है? प्रदत्त समग्र यानी डेटा कलेक्शन की मेथड नहीं है वो। प्रयोग। प्रयोग, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी। प्रयोग सर। प्रयोग। निम्नलिखित में से कौन सा सरल यादृच्छिक न्यायाधीश की विधि का उदाहरण है? व्यवस्थित। व्यवस्थित न्यायाधीश सर। हाँ, व्यवस्थित। सुविधा नहीं, कन्वेंशियल तो नॉन प्रोबेबिलिटी आता ना, कन्वेंशियल तो नॉन प्रोबेबिलिटी, वहीं कट गया ये। निम्नलिखित में से कौन सा सरल यादृच्छिक न्यायाधीश विधि का उदाहरण नहीं है? नहीं है। सरल यादृच्छिक। व्यवस्थित है। सरल यादृच्छिक न्यायाधीश की विधि तो क्यों नहीं, ये तो होगी होगी, अस्त्रीकृत भी होगा, व्यवस्थित थोड़ी ना होगा, ये उदाहरण उसका नहीं है। व्यवस्थित नहीं। इनमें से यादृच्छिक न्यायाधीश रैंडम सैंपल विधि का एक प्रकार है। एक प्रकार है, दो चरण वाले यादृच्छिक। हाँ, यही टाइप बनेगा, यही टाइप बनेगा। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा गैर यादृच्छिक न्यायाधीश की विधि का उदाहरण है? सुविधा न्यायाधीश। सुविधा होगा, कन्वेंशियल होगा ना। ये तो तीनों तो प्रोबेबिलिटी में आते हैं ना, नॉन प्रोबेबिलिटी तो यही एक आएगा केवल, है कि नहीं। अस्त्रीकृत यादृच्छिक न्यायाधीश का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? बड़ा आसान सा सवाल है। ए सर। नहीं, भिन्न भिन्न श्रेणी, अलग अलग श्रेणी, हाँ, अनुपातिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करता है। बी ऑप्शन सही है। 131 231। निम्नलिखित में से कौन सा सहसंबंध गुणांक के बारे में सबसे सटीक कथन है? दो चर के बीच संबंध की सीमा को दर्शाने का उपाय। सही। दो वेरिएबल है, उनके बीच में संबंध की सीमा को दर्शा रहे हो तो सहसंबंध गुणांक ही कहोगे इसे। ऑप्शन नंबर ए सही। पहला, चीनी की गोली को यदि एक दवा की तरह खिलाया जाए तो उसको क्या कहोगे? बाहरी कारक। ए वाला। ए सर। ए, ओके।
हाँ जी, इसका सही जवाब जो जाएगा सर, आप लोगों ने जो जवाब दिया है मुझे यहाँ पे, जो है प्लेसीबो प्रभाव। प्लेसीबो प्रभाव इसी को कहेंगे, और यह आपका करेक्ट जवाब होगा। तो आज के लिए प्लेसीबो प्लेसीबो जैसे इफेक्ट ना मरीज पर मानसिक रूप से असर पड़ता है कि ये मरीज को एक भ्रम का एहसास कराता है, जैसे कि जो दवा उसने खाई है उसके असर से वो ठीक हो रहा है ना। ये एक प्लेसीबो ट्रीटमेंट है का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में मरीज पर इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे आप किसी की दवा खा रहे हो किसी डॉक्टर की, तो शायद वो MBBS है और उसकी दवा आपको सूट नहीं कर रही है, लेकिन अगर एक झोला छाप डॉक्टर है उसने अगर दवा दे दिया तो वो आपको सूट भले नहीं कर रही होगी, लेकिन एक बार दो बार अगर आराम मिल गया तो आप कहो कि किसकी दवा मुझे बहुत सूट करती है ना, तो आप उसकी दवा खाते हैं। भले आप ये जान रहे हैं कि MBBS का डॉक्टर है, अच्छी दवा इसने दिया है, लेकिन इसकी दवा सूट नहीं करती। होता है ऐसे लोगों का, अगर आप देखेंगे ना तो मिलेंगे भी जो कहते हैं, तो इसको बोला जाता है प्लेसीबो इफेक्ट कहते हैं। ये प्लेसीबो इफेक्ट होता है ये। तो उदाहरण में जैसे चीनी की गोलियां हो गया, खसरा इंजेक्शन हो गया, चिकित्सकीय अनुष्ठान हो गया, ये सब जो है प्रश्न में शामिल होता है। एक चीनी की गोली का उदाहरण होता है, एक खसरा इंजेक्शन आता है, और एक चिकित्सकीय अनुष्ठान होता है। ये तीन जब भी आपको मिले प्लेसीबो इफेक्ट को लगा दीजिए, ठीक है। और प्लेसीबो इफेक्ट क्या होता है? यह एक भ्रम का एहसास कराता है। किसका भ्रम? भ्रम समझते ना, भ्रम। जैसे कि दवा उसने खाई, उसके असर से वो ठीक हो रहा है, एक भ्रम है ये। ऐसा हुआ है किसी के साथ, या कोई ऐसा सुना है कभी? नहीं सुना है सर, सुना है सर, मतलब बच्चों के साथ। बच्चों के साथ, हाँ, तो ऐसा होता है ना। चलिए ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और ये क्वेश्चन भी आपका सुना था, क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड था, रिसर्च का था, रिसर्च मैथोलॉजी से, और मैंने हार्ड ही एक प्रकार से लिया था। बाकी और भी प्रश्न थे यहाँ पे, और भी हैं, लेकिन वो प्रश्न इजी थे।